हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं यानी कि आशीष विहान आपको आज क्लास 9th का एक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग, यानी कि ह्यूमन एज अ रिसोर्स। हम देखना चाह रहे हैं कि रिसोर्सेज के रूप में मनुष्य किस तरीके से काम करता है। तो हमारी आज की ये क्लास पूर्ण रूप से उसी के अराउंड ही घूमती रहेगी, यानी कि हमें उसी चीज के बारे में अच्छे से विस्तार से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है और अच्छे से समझना है। इसी के साथ साथ बेटा मैं आप लोगों को यह भी बोलना चाहता हूं कि क्लास तो हमारी शुरू हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जल्दी से हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करने से क्या होता है कि आपके तरह और जितने भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको इस चैप्टर को पढ़ना है उन तक हमारी पहुंच ज़्यादा हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप सभी कमेंट करना ना भूलें और लाइक्स तो भैया जल्दी से जितने ज़्यादा लाइक्स हमें मिल सकते हैं उतने ज़्यादा लाइक्स आप हमें दे दीजिए फटाफट से। स्टार्ट करते हैं इतने हम हमारे इस चैप्टर को। तो संसाधन के रूप में लोगों की बात हमें करनी है, तो यानी कि यहां पर हम बात करने वाले हैं मानव संसाधन की। भाई अगर मैं संसाधन की बात करता हूं तो संसाधन होता क्या है? संसाधन क्या होता है? संसाधन होते हैं वह प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। वह प्रत्येक वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं क्या कहलाता है? संसाधन कहलाती है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? मानव संसाधन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मानव संसाधन यानी कि जो लोग किसी ना किसी आर्थिक क्रिया में लगे हुए हैं वे सभी मानव संसाधन कहलाते हैं। लेकिन क्या ये परिभाषा इनफ होगी? भाई अगर मैं बात करता हूं आप सभी की कि यार अगर हम आपको मानव संसाधन ना माने, क्यों? क्योंकि आप अभी आर्थिक क्रिया में नहीं लगे हुए, अभी आप कमा नहीं रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी तो आप ग्रो कर रहे हो, सीख रहे हो चीजें, तो क्या आपको मानव संसाधन में नहीं गिना जाएगा? तो इस परिभाषा के विरुद्ध या इसके विरोध में अगर मैं कोई चीज बोलना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि प्रत्येक मनुष्य जो क्या है भाई किसी ना किसी क्रिया में लगा हुआ है, चाहे वो आर्थिक क्रिया हो या भाई वो कोई पढ़ाई कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, हम उसको मानव संसाधन मानेंगे। लेकिन बुक की लैंग्वेज के आधार पर क्या दिया गया है कि केवल मानव संसाधन में वे लोग जो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं, वे लोग जो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं वे सभी के सभी मानव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरह से निर्माण का काम देश की जीडीपी में योगदान देता है, उसी तरह से मानव पूंजी भी उत्पादन में योगदान देकर देश की जीडीपी में योगदान करती है। अब जीडीपी होती क्या है? जीडीपी होती है सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी कि मनुष्य को कुल मिला के सभी सेक्टर से कितना धन प्राप्त होता है, इसके अंदर बेटा बाहर से आने वाली करेंसी को शामिल नहीं किया जाता, इसलिए इसे घरेलू बोला जाता है, डोमेस्टिक बोला जाता है। तो मनुष्य क्या करता है? अलग अलग तरीकों से बेहतर मानव संसाधन बन के हमारी जीडीपी में योगदान करता है, और यही कारण है कि जो मनुष्य है उसको हम मानव पूंजी भी बोलते हैं। मानव संसाधन बोल लीजिए आप इसको,
या फिर मानव पूंजी बोल लीजिए। मानव संसाधन बोल लीजिए या फिर मानव पूंजी बोल दीजिए, सभी की सभी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गई होगी ये चीज? ठीक है, इसी के साथ आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मानव पूंजी निर्माण के बारे में हमें जानकारी चाहिए। किसके बारे में चाहिए? मानव पूंजी निर्माण के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें समझनी होंगी। अब मानव पूंजी निर्माण होता क्या है, ये हमें अच्छे से जानना जरूरी है। तो मानव पूंजी में निवेश करने से वैसा ही लाभ मिलता है जैसा किसी अन्य संसाधन में निवेश करने से। भाई अगर मैं बोलूं यहां पे संसाधन है, इस संसाधन में हमें निवेश करना है, भाई पैसों का निवेश कह लीजिए या कैसा ही निवेश कह लीजिए, पर हमें निवेश करना है, तो फिर क्या होगा? निवेश के बाद ये बेहतर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मानव में जब हम निवेश करते हो, किसका? शिक्षा का प्लस स्वास्थ्य का, तो क्या हो जाता है भैया? मानव एक बेहतर मानव संसाधन बनता है। क्या बनता है? एक बेहतर मानव संसाधन बनता है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये चीज? चलिए, ये बात हो गई हमारी एक बेहतर मानव संसाधन को बनाने की, यानी कि शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव पूंजी में निवेश किया जाता है। इसमें प्रशिक्षण भी जोड़ सकते हैं आप। आमतौर पर एक शिक्षित आदमी किसी अशिक्षित आदमी के मुकाबले अधिक कमाता है। क्यों? क्योंकि वो एक बेहतर तरीके से वो हमारी सोसाइटी को समझ पा रहा है। इसी तरह से किसी अस्वस्थ आदमी के मुकाबले एक स्वस्थ आदमी बेहतर ढंग से काम कर पाएगा और उसकी उत्पादकता भी ज्यादा होगी। इसके लिए एक स्टोरी समझते हैं। स्टोरी समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें थोड़ा सा सोचना होगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी क्लास में बैठे दो बच्चे, जिसमें से एक बच्चा जिसने पढ़ाई छोड़ दी है, कहता है कि सर क्लास 9th तक ही पढ़ना था, आगे मुझे नहीं पढ़ना। दूसरा बच्चा जिसने ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। अब आप देखिए किस तरीके से हमें फेरबदल देखने को मिलता है। जिस बच्चे ने 9th तक ही पढ़ाई करी, उसके बाद उसने किताब उठाई ही नहीं, क्या होगा भाई? पहली चीज तो ये होगी कि वो कहीं कॉलेज नहीं जा पाएगा, कहीं जॉब नहीं ले पाएगा, और अगर जॉब उसे मिलेगी भी तो उसे ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें भाई बहुत छोटे मोटे काम, यानी कि वो कोई बढ़िया इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा, ना ही उसको ज्यादा वेतन मिलेगा। वहीं पे दूसरी ओर जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, वहां पर उस बच्चे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो डिग्रियां इतनी मिल गई, तो जो भी हायर करेगा, जो भी पैसे देगा, सैलरी देगा, कहेगा यार बंदे के पास एक्सपीरियंस भी है, बच्चे ने बहुत सारा अच्छी खासी डिग्री भी कर रखी है, पढ़ाई में भी तेज है, बढ़िया नंबर है, यार इसको बढ़िया पे करते हैं। तो ये एक कारण होता है। अब बच्चे कहेंगे भैया ऐसा भी नहीं है, कुछ तो ऐसे भी हैं जो बिजनेसमैन बन गए पढ़ाई छोड़ के और बहुत कमा रहे हैं, अरबपति हैं आज के समय पे। तो एक्सेप्शन हर जगह है। लेकिन आपको अगर मैं कहूं कि चलो बेटा तुम भी छोड़ दो, अगर ऐसी बात है तो कर लो बिजनेस, तो क्या कामयाबी मिलेगी? जी नहीं, कामयाबी इस तरीके से नहीं मिलती है। तो यहां पर हमें मानव पूंजी निर्माण में एक चीज स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि क्या है भैया वो चीज है कि संसाधन में निवेश करने से संसाधन बेहतर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का निवेश करेंगे तो वो एक बेहतर मानव संसाधन बन के उभरता है या बाहर निकलता है। ठीक है, इसको आप बेटा जल्दी से क्या कर लीजिए, आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। शिक्षित और अशिक्षित माता पिता में अंतर। अब इसको पढ़ने से बेहतर है कि अगर मैं आप लोगों को यह बताऊं कि दो परिवार हैं, इसको भूल जाइए पीछे वाले को, यहां से देखते हैं। दो फैमिली है, ए फैमिली है और बी फैमिली है। ए फैमिली जो है ये पढ़ी लिखी है, यानी कि पढ़ी, या इसको और बेहतर कर लेते हैं थोड़ा, पढ़ी हुई क्या लिखेंगे, शिक्षा लिख देते हैं। यहां पे शिक्षा मिली हुई है, यहां पे शिक्षा का अभाव है। क्या है, ए को शिक्षा मिली हुई है एक की फैमिली को, और बी को कोई शिक्षा नहीं मिली हुई। अब ए परिवार जो है उसमें दो बच्चे होते हैं, मान लो बी और सी, या चलिए इसको कोडिंग में ना लिख के सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, बॉय गर्ल। शिक्षा की बात करें, जहां नहीं मिली हुई है वहां पर भी बॉय है, वहां पर भी गर्ल है। अब अक्सर भाई अधिकांश केसेस में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100 की 100 में होता है, लेकिन 100 में से करीबन 80-90, 80 के अराउंड ऐसा आंकड़ा आता है निकल के कि हमारे जो बॉयज हैं, जहां पर परिवार पढ़ा लिखा होगा वहां पर इन दोनों को बराबर दर्जा दिया जाएगा, यानी कि दोनों की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण पर बराबर एफर्ट डाले जाएंगे। वहीं पर जहां पर शिक्षा का अभाव है वहां पर लड़के को पढ़ा तो दिया जाएगा, रुचि वहां पर भी नहीं होगी, पढ़ाई करी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी, लेकिन रुचि नहीं होगी। पर उसके विपरीत जो लड़की है उसको कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं डालेगा। उनकी सोच क्या हो जाती है कि यार जब वो खुद स्वयं नहीं पढ़े, उन्होंने स्वयं शिक्षा के महत्व को नहीं जाना, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। पर हां, एक्सेप्शन हर जगह है। कई ऐसे माता पिता भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने खुद शिक्षा के अभाव में ये कभी अपने बच्चों को महसूस नहीं होने दिया कि यार हम नहीं पढ़े तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दोनों ही बच्चे पढ़े, बढ़िया पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। तो क्या है, क्या देखने को मिलता है कि शिक्षित परिवार में अधिकांश केसेस में बराबर समझा जाता है, दोनों को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं पे जो अशिक्षित परिवार होते हैं वहां पर शिक्षा का ही महत्व कम महसूस करा जाता है थोड़ा। और क्या करा जाता है, अगर वहां पर लड़का और लड़की में से ऑप्शन है, पैसे का अभाव है, तो वो क्या कहेंगे कि भैया चल तू पढ़ ले बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें भी पढ़ा सकें। तो क्या करेंगे, केवल लड़के को पढ़ा देंगे, लड़की को कहेंगे बेटा तुम घर ही बैठो, घर के काम संभालो। तो इस तरीके की सोच आज भी हमें हमारे समाज में देखने को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर मिलती है। ठीक है, क्लियर होता है। तो इस वाले पैराग्राफ में और कुछ भी नहीं है। शिक्षित माता पिता को शिक्षा का महत्व पता होता है, इसलिए वे अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के उद्देश्य से उनकी शिक्षा में निवेश करते हैं। शिक्षित माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखते हैं। इससे बेहतर मानव पूंजी बनाने का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। बस इतना समझिए कि भाई अगर मान लो वो अनपढ़ हैं, शिक्षा उनको प्राप्त नहीं मिली हुई है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा दी, तो अगली पीढ़ी में जो अगली पीढ़ी आएगी, इन बच्चों के जब बच्चे होंगे तो उनके जो माता पिता होंगे वो पढ़े लिखे होंगे, पढ़े लिखे होंगे माता पिता। अच्छा, ऐसी स्थिति में जहां पर लड़की को नहीं पढ़ाया गया लेकिन लड़के को पढ़ाया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में भी उतना बैलेंस नहीं आता है। लेकिन जहां पर दोनों ही पूरा की पूरा परिवार ही अशिक्षित है, वहां से ये स्थिति भी काफी ज्यादा बेहतर हमें प्रतीत होती है। तो जल्दी से बेटा इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से नोट करिए इस वाले पार्ट को। आप लोग सीधे इसको नोट कर सकते हैं, इसको भी शॉर्ट फॉर्मेट में आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगला आता है आर्थिक क्रियाओं के बारे में, और यहां पर हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। पहला जो देखने को मिलता है वो है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया। सेकंड चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है द्वितीयक क्रिया। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है तृतीयक क्रिया। अगर मैं इनका नाम देना चाहूं तो साधारण भाषा में मैं ये बोल सकता हूं कि प्राथमिक क्रिया और कोई नहीं बल्कि हमारी खेती या उससे जुड़ी गतिविधियां ही हैं। खेती की जब हम बात करते हैं तो फार्मिंग, एग्रीकल्चर, खेती, इसके अंदर आपका मछली पालन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन, ये सारी की सारी गतिविधियां भी इसी के अंतर्गत ही आती हैं। द्वितीय क्रिया की जब हम बात करते हैं तो विनिर्माण प्रक्रिया इसके अंदर आती है। विनिर्माण होता है जब हम किसी प्राकृतिक वस्तु को लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं किसी दूसरी वस्तु में बदलने के लिए। जैसे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, जो गाड़ियां, बाइक्स आप देखते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आती है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है वो आयरन का यूज करती है, लोह एस का यूज करती है, और एल्यूमिनियम हो गया उसको उन चीजों में बदलती है, और उसके बाद उनसे गाड़ियों की बॉडी या गाड़ियों के पार्ट्स बनाने में उसका प्रयोग करती है। यहां तक कि आजकल तो टाइटेनियम भी प्रयोग में आने लग गया है। जी हाँ, टाइटेनियम, जितने भी हाई परफॉर्मिंग मशीन्स होंगी उन सभी में टाइटेनियम का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसी के साथ साथ हीट के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, ज्यादा हीट वो नहीं होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तीसरा जो आता है वो है हमारा तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया में बेटा आपका सेवा क्षेत्र आता है, यातायात आता है और संचार आता है। आपको यह ध्यान अवश्य रखना है कि सेवा क्षेत्र में नौकरी पेशे करने वाले लोग आते हैं, बिजनेसमैन नहीं आएंगे। कोई बैंक है, बैंक के अंदर कोई क्लर्क है ना, वो क्या है, एक नौकर है। एक तरीके से नौकर ही तो हुआ। जब एक आईएएस ऑफिसर एक नौकर हुआ जनता का, तो क्लर्क उसके मुकाबले एक छोटी पोजीशन होती है। तो तृतीय क्रिया में सेवा क्षेत्र, यातायात, संचार, ये सुविधाएं हमें देखने को भली भांति मिलती हैं। क्लियर है? अब जरा देखते हैं इनको, थोड़ा सा विस्तार में चेक करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं, जो आर्थिक क्रियाएं कृषि, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, पशुपालन, खनन, उत्खनन आदि से संबंधित होती हैं, उन्हें प्राथमिक क्रिया कहते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों को केवल निकाला जाता है और उनमें ना के बराबर बदलाव लाया जाता है। क्या करा जाता है? ना के बराबर बदलाव लाया जाता है उनमें। द्वितीय क्रियाएं, विनिर्माण से जुड़ी क्रियाओं को द्वितीय क्रिया कहते हैं। द्वितीय क्रियाओं में प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से रूपांतरण कर दिया जाता है, यानी कि कंप्लीटली चेंज कर दिया जाएगा। गन्ना है, प्राकृतिक संसाधन है, गन्ने से चीनी बना दी। अब चीनी को अगर आप देखोगे तो ये नहीं बोल सकते कि ये गन्ने से ही बनी है, पर क्योंकि हमें पता है कि गन्ने से चीनी बनती है तो इसलिए हम लोग गैस कर पाते हैं। अगर ना पता हो, चीनी आपके सामने आ जाए तो आपको लगे यार बड़ी मस्त टॉफी सी है, तो बड़ा मीठा मीठा आ रहा है, मजा आ रहा है। तो द्वितीय क्रियाएं पूर्ण रूप से उस चीज को परिवर्तित कर देती हैं, बदल देती हैं। अगला आता है तृतीय क्रियाएं। जो क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्रियाओं का समर्थन करती हैं उन्हें तृतीय क्रिया कहते हैं। बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, वित्त, दूरसंचार आदि तृतीय क्रियाओं के ही उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं भैया। क्लियर है? जी हाँ, तो इन्हीं के ही उदाहरण हमें यहां पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे तीन सेक्टर बनते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। ये तीन सेक्टर हमारे बनते हैं। यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में एक ओवरव्यू दे दिया है। जल्दी से ना, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, अपने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको बेटर लगे। जल्दी करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के लक्ष्य के आधार पर आर्थिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, पहला बाजार क्रिया और दूसरा गैर बाजार क्रिया। यानी कि एक तो आपकी बाजार क्रिया आ जाएगी, एक आपकी क्या आ जाएगी, गैर बाजार क्रिया आ जाएगी। बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया, ये दो चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलती हैं। पहला, बाजार क्रियाएं जो हैं, जब किसी उत्पादन या सेवा को बेचने के बदले आपको, या सिंपल अगर मैं इसको करूं कि जब आप किसी चीज को बेचने के लिए किसी चीज का उत्पादन करते हैं। भाई अगर इसको और आसानी से बताया जाए कि भाई आपने सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना खोला और आपने वहां पे बहुत सारे कपड़े बनाए जो कि सूती कपड़े से बने हुए हैं। आपने उनका निर्माण किस लिए करा, ताकि आप उन्हें बेच सके, आप मुनाफा कमा सके, आप पैसे कमा सके। तो वो क्रियाएं हमारी आती हैं बाजार क्रियाओं में। बात जब हम करते हैं गैर बाजार क्रिया की, तो जब किसी उत्पादन या सेवा को खुद के उपभोग के लिए बनाया जाए तो इसे हम गैर बाजार क्रिया करते हैं। यानी कि अगर भाई बात करते हैं, यहां पर हम किसान की ही बात कर लेते हैं, चलिए और कोई उदाहरण नहीं, किसान का ही उदाहरण लेंगे। किसान बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। भाई किसान ने गेहूं की फसल या चलिए धान की फसल बोई। अब धान की फसल का उत्पादन उसने दो उद्देश्यों से करा, एक कि उसका साल भर का खुद का राशन इकट्ठा हो जाए, दूसरा कि जो बची हुई बाकी की जितनी शेष फसल होगी उसको वो क्या करेगा, बाहर मंडी में जाके, मार्केट में जाके बेच देगा। तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, बाजार क्रिया कहलाएगी। उसके विपरीत कोई ऐसा किसान जिसको ज्यादा पैदावार करनी नहीं, उसको सिर्फ इतना अनाज चाहिए जिससे उसके परिवार का पेट भर जाए, तो उसने क्या करा, उसने मंडी में जाके बेचने का प्रयास नहीं करा, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी गैर बाजार क्रिया कहलाई जाएगी। तो यहां से हमें क्या प्रतीत होता है, किसान जो है उनके बारे में थोड़ा आइडिया लग गया। बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, इनका भी हमें एक अच्छा आइडिया मिल चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर और कुछ नहीं था, यही था। जल्दी से बेटा आप लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करनी है। जनसंख्या यानी कि मैं, आप सभी जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं हमारे डाउटनोट पे, जितने भी बच्चे इस समय हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन सभी, ये सारे के सारे क्या है, जनसंख्या का ही हिस्सा है। और गुणवत्ता होती है क्वालिटी, कि यार हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस क्वालिटी की है, पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है। ऐसा तो नहीं है कि सारे बीमार पड़े हों, ऐसा तो नहीं है कि जवानों की संख्या कम हो गई हो। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। साक्षरता, स्वास्थ्य और कुशलता से जनसंख्या की गुणवत्ता का हमें पता चलता है। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़, इन तीन चीज़ों से हम जनसंख्या की गुणवत्ता का पता लगा पाते हैं। अशिक्षित और अस्वस्थ लोग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व या भार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दायित्व या भार बन जाएंगे। क्यों, अशिक्षित हैं, अस्वस्थ हैं, क्या है भाई, खुद तो काम नहीं कर सकते, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, एजुकेशन भी नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, पड़े रहेंगे। अब पड़े रहेंगे तो कोई तो खिलाएगा उनको, या भूखे मरेंगे। कोई परिवार वाला है तो परिवार वाले पे एक एक्स्ट्रा बोझ रहता है कि यार ये व्यक्ति काम कर नहीं सकता है। गलत बात नहीं है, कुछ मजबूरी है सभी की, लेकिन एक भार जरूर होता है उस व्यक्ति पर भी, काफी ज्यादा बर्डन आ जाता है, स्ट्रेस बहुत रहता है फिर कि यार कमाना पड़ेगा, ज्यादा कमाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके का प्रेशर डेवलप हो जाता है। शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएगा, आगे अच्छी जॉब ले पाएगा।
स्वस्थ होगा यदि वो, अगर वो स्वस्थ है तो भैया, स्वस्थ है तो शारीरिक रूप से मेहनत कर सकता है। उसी तरीके से ज़्यादा देर काम करने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी हमारे शरीर को मजबूत होना, ज़्यादा बेहतर अच्छी तरीके से होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या देश की जीडीपी में अपना योगदान देती है। क्या करती है? अगर जनसंख्या आपकी शिक्षित होगी और स्वस्थ होगी तो वो अपने आप में हमारे देश की जीडीपी में अपना योगदान भर भर के देगी, कूद कूद के देगी कि यार मुझसे आप हेल्प ले लो, मैं करूंगी आपकी हेल्प। जल्दी से बेटा इसको नोट करिए, फटाफट से करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब शिक्षा क्या है भैया, हम अच्छे से जानते हैं शिक्षा होती क्या है। शिक्षा से किसी भी आदमी की साक्षरता और कुशलता बढ़ जाती है। शिक्षा से समाज की जो संस्कृति है वो भी उन्नत होती है और बहुत सारे फायदे और हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आजकल सरकार के द्वारा भी भैया शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। 6 से 14 साल की जो उम्र है उसको स्ट्रिक्टली बोला गया है कि भैया शिक्षा प्राप्त करना इनका अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता है इन लोगों को। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है ना, ये लोग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि लड़कियां जो हैं उनके अनुपात को, लिंग अनुपात को बैलेंस रखा जा सके, संतुलित करा जा सके। साथ ही साथ जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, इस वाले आंकड़े को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट जो है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। डेटा पुराना हो चुका है, बाकी की मैंने आप लोगों को बता दी है कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा जो है उसका प्राप्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी सारा डेटा ओल्ड डेटा है, हम लोग इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम एक तरीके से नज़रअंदाज कर सकते हैं, हाशिए पे धकेल दो, है कि नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली हमने अपने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखा और हमने इस अध्याय को, इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से करा। इसमें हमने संसाधन देखे, संसाधन जो है हमारे, वो हमारे मानव संसाधन में बटे। अच्छा, शायद कोई सी बच्चे को थोड़ा सा डाउट होगा तो उसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। मानव संसाधन हुआ, यहां पे हम लोग डाल देंगे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के विपरीत में जो चीज आने वाली है वो चीज क्या हो सकती है? प्राकृतिक संसाधन हो गए, मानव निर्मित संसाधन हो गए, यहां पे आएंगे हमारे मानव निर्मित। इसी के साथ मानव संसाधन में निवेश करने की आवश्यकता, निवेश जरूरी और निवेश 3 चीजों का होगा। जो ये 3 चीजें हैं ये क्या है भैया? शिक्षा है, स्वास्थ्य है और प्रशिक्षण है। इन 3 चीजों का योगदान बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ जो शिक्षा है उसमें पढ़े लिखे व अशिक्षित अनपढ़ परिवारों की भूमिका बढ़ जाती है। ठीक है,
स्वास्थ्य में स्वास्थ्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली यानी कि अगर स्वास्थ्य बढ़ेगा तो वो चीज भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य घटेगा तो वो चीज भी घटेगी। तो स्वास्थ्य जो है वो क्या है, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, प्रोडक्टिविटी के। और प्रोडक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बेहतर मानव संसाधन के। प्रशिक्षण को आप लोग बेहतर भली भांति जानते ही होंगे, है कि नहीं है। तो कितना ज्यादा आसान हो जाता है, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर हम इस तरीके से अपने लेक्चर्स को करें, तो ये हमें यहां पर साफ तौर पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो मानव संसाधन हो गए। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, और मानव निर्मित संसाधन अगर आप लोगों को करना है तो आप यहां पे कार, बाइक, हाउस, है ना, इसी के साथ कोई भी चीज आप डाल दीजिए, मानव निर्मित कुछ भी डाल दीजिए, ईटीसी। मतलब बेसिकली इतना ज्यादा वाइड है, इतना ज्यादा बड़ा है ये मामला। प्राकृतिक संसाधन जो मानव निर्मित संसाधन जो हमने स्वयं बनाए हैं अपने हाथों से, ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी संसाधन को, मानव संसाधन को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाती हैं कि कितने बेहतर तरीके से हम इसके बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अब हमारी जो क्लास है बेटा वो अब समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ बेटा जाने से पहले क्या करना है, क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं किया है तो कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक करे बिना कहीं नहीं जाएगा हमारा कोई भी प्यारा बच्चा। अब बेटा आपके साथ मुलाकात होगी एक अलग क्लास में, अगली क्लास में किसी अलग चैप्टर के साथ, टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे हम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।